Now when I say this word ki, what is the meaning of sectors of economy? मतलब हम मैंने बोला sectors of economy, तो what is the meaning of that sectors of economy? It means that where do people work, from where the income of a country comes. किसी भी कंट्री का जो काम होता है वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ से लोगों के पास पैसा आता है, how they get the money and how it is added to the income of our country. और उनको हम लोग जो है on different grounds we डिवाइड देम, हम उसको जो है अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दे आर प्रोड्यूसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप. मतलब है वही सेक्टर्स, है वही चीज़ें, लेकिन इसको हम अलग अलग तरीके से जो है वी आर डिवाइडिंग. सेक्टर्स मतलब वेयर द पीपल वर्क, फ्रॉम वेयर द इकोनॉमी इज जनरेटेड. तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ सेक्टर प्रोड्यूसेस, उसमें जो चीज़ें बनती हैं. देन इट कैन बी बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. अलग अलग लोग अलग अलग, जैसे आप में से किसी के फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होंगे, तो किसी के फादर जो है वो एमएनसीज में होंगे, किसी के फादर बैंक में होंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे आर गिविंग, देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि उसको कौन ओन करता है. तीनों ही सेक्टर्स हैं और आपको अलग अलग इन सबको पढ़ना है हमें, मतलब कि वी विल बी रीडिंग देम सेपरेटली ऑन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इट कैन बी से प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने कहा आपके पापा गवर्नमेंट में है, तो दैट मीन्स he is working in public sector. My father is in MNC if I say, so that means he is in a private sector. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी हम उनको डिवाइड करते हैं. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम कि किसी भी कंट्री में व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, जब हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड है, हमारी कंट्री डेवलप नहीं है, हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, अंडर डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्री, किस तरीके से हम बोलते हैं, दैट इज उस कंट्री का GDP. What is the GDP of that country? And as per India, India is the fastest developing economies in the world. India जो है इस वक्त, it is the fastest developing economy in the world. एंड ऐसा माना जा रहा है कि बाय 2050 तक it will become one of the developed countries in the world. And that development is placed on the basis of the sectors कितना developed है, वो कितने goods, कितने services provide करते हैं, वो कितना employment generate करते हैं. These are all the. तो किसी भी कंट्री का अगर हम डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन द जीडीपी. तो अब आपका पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जीडीपी. तो इट इज द टोटल ऑफ ऑल द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर. उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी लेकर, मतलब एक साल में हमारा कितना रहा,
मतलब इस सेक्टर से कितना रहा, इस सेक्टर से कितना रहा, इस सेक्टर से कितना रहा, उसको हम टोटल करते हैं, द फाइनल गुड्स. व्हाट इज फाइनल गुड्स? टेक एन एग्जाम्पल. आपने आज जाकर मार्केट से चॉकलेट खरीदा. यू वॉन्टेड टू गिव चॉकलेट टू योर मॉम. आप अपनी ममा को चॉकलेट देना चाहते थे, तो आपने चॉकलेट खरीदा. अब चॉकलेट किस किस से बनता है? चॉकलेट के अंदर बार्ली होता है, चॉकलेट के अंदर आपका माल्ट होता है, चॉकलेट के अंदर आपका शुगर होता है, उसके अंदर आपका चॉकलेट होता है, एंड प्लस प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. तो नाउ ये जो चॉकलेट जिसको आपने खरीदा, आपने खरीद के क्या किया? खा लिया. आपने खरीद कर क्या किया? खा लिया. दैट इज द फाइनल गुड्स, क्योंकि उसके बाद वो गुड्स कहीं और नहीं जाते. तो द फाइनल पर्सन, द कंज्यूमर, यानी कि हम लोग जब हम उस चीज को खरीद लेते हैं तो हम कंज्यूम करते हैं, हम उसे यूज करते हैं. तो जो उसका कॉस्ट होता है दैट इज एडेड टू जीडीपी. यानी कि लेट अस से शुगर केन. शुगर सबसे पहले क्या आएगा? शुगर केन आएगा. शुगर केन जो है वो शुगर में बदलेगा. शुगर विल गो टू द मैन्युफैक्चरर्स. मैन्युफैक्चरर उसका चॉकलेट बनाएगा, देन ही विल सेल इट टू द रिटेलर, यानी कि वो शॉपकीपर को देगा. अगर हम इंटरमीडिएट ग्रुप से, मतलब अगर हम कहते हैं शुगर केन का भी दाम डाल दो, शुगर केन से हमें 100 रुपए मिले, शुगर से हमें 100 रुपए मिले, चॉकलेट से हमें 100 रुपए मिले, तो दैट विल बी डबल. हमने फाइनली क्या यूज किया था? फाइनली हमने चॉकलेट को यूज किया था, जिसको हमने सेल आउट किया टू द कंज्यूमर. तो उसकी जो कॉस्ट होती है फाइनल गुड्स, उसके कॉस्ट को हम लोग ऐड करते हैं टू फॉर्म जीडीपी. ये लोग, आप जो बच्चे कॉमर्स या इकोनॉमिक्स लोगे 11th या 12th में, यू विल बी डूइंग दिस एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका जो है दैट्स अ कैलकुलेशन सब्जेक्ट. दोज हु विल बी टेकिंग कॉमर्स इन 11th और 12th और इकोनॉमिक्स जो लेगा, they have to calculate this. So that is how the GDP is calculated in a country. So now comes ये GDP कहाँ से आता है? This is a 3 marker question and in boards ये वाला जो question है कई बार आया हुआ है. On the basis of goods और सर्विसेज प्रोवाइडेड, हम सेक्टर को डिवाइड करते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. मतलब ये हमारा जो है जिस तरीके का गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस सेक्टर्स को बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी सेक्टर को हम लोग जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स भी बोलते हैं, यानी कि जो भी आपका एग्रीकल्चर या उससे मिलता जुलता कुछ हो, यानी कि एनीथिंग विच यू आर डायरेक्टली गेटिंग फ्रॉम द सॉइल. जैसे माइनिंग, माइनिंग में क्या होता है? आपको मिनरल्स यू आर गेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड. तो anything which is directly you are getting from the land, that is आपका प्राइमरी सेक्टर. फॉरेस्ट, फिशिंग, फिश आपको कहाँ से मिलते हैं? पानी से. so you are directly getting it from the nature. so anything which is getting from exploiting the nature, nature को exploit करके जो हमें मिल रहा है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर कहलाता है. this is a 3 marker question which has come in the paper many times. सेकेंडरी को हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. We also call secondary sector as manufacturing, क्योंकि जो गुड्स आपको प्राइमरी से मिलते हैं
मतलब आपको जो है शुगर केन मिला था, अब आप शुगर केन को सीधा तो गन्ने को नहीं चबाओगे, तो यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग द शुगर केन इनटू जैगरी, you will be transforming it into sugarcane juice, you will be transforming it into sugar. तो जो आपका शुगर केन को यूज करके आपने फैक्ट्री में उसको किसी और चीज में तब्दील कर दिया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि नेचर से मिली हुई चीज को किसी और चीज में चेंज कर देना। लाइक यू गेट कॉटन फ्रॉम द नेचर, आपने उसका कपड़ा बना दिया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। द थर्ड वन इज टेरिशरी, इसको हम लोग जो है सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, और वी ऑल्सो कॉल इट एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, एंड टेरिशरी यानी कि सर्विस सेक्टर। नाउ व्हाट इज सर्विस सेक्टर? यू हैव लैंड, आपके पास लैंड है, आपके पास जमीन है, उसमें से बहुत सारे क्रॉप्स आए, अब उस क्रॉप्स को आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? आप अपने क्रॉप्स को यू वांट टू सेल टू द मैन्युफैक्चरर, जिससे कि वो गेहूं को जो है पीस कर उसका आटा बनाएगा, लेकिन वो गेहूं मैन्युफैक्चरर तक जाएगा कैसे? यूजिंग द ट्रांसपोर्ट। किसको कितना चाहिए? कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस। प्राइमरी में आपके पास चीज थी, यू हैड क्रॉप्स। मैन्युफैक्चरिंग में यू हैड थिंग्स, आपने जो आपको मिला था उससे आपने कुछ और बना दिया। यू हैव ट्रांसफॉर्म शुगर केन इनटू शुगर, you can touch it, but in service sector you don't touch the things, they are intangible, उनको आप टच नहीं करते हो, बट वो सर्विसेज है। विद गुड ट्रांसपोर्ट आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। विद गुड कम्युनिकेशन आप यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस। गुड एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प इन रीचिंग द कस्टमर्स। आपको पैसों की ज़रूरत है, यू वॉन्ट टू पुट योर मनी इनटू द बैंक, बैंकिंग। सामान के नुकसान होने के चांसेस होते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस, एंड दीज ऑल कम अंडर टेरिशरी सेक्टर्स। यानी कि दीज सेक्टर्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। But in India, maximum people, that is around 60% people are engaged in agriculture sector. और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो है आपका लेबर ओरिएंटेड सेक्टर, यानी कि जहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं और पैसा आपका कम होता है। लेबर आपके जो है ज़्यादा होते हैं और आपका जो है पैसा कम होता है। Whereas आपके if we look into the manufacturing sector, for the past few years हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बिकॉज ऑफ मेनी स्कीम्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इम्प्रूविंग, लेकिन हमारा जो टेरिशरी सेक्टर है वो अभी भी कमज़ोर है। अगर हम लोग जीडीपी देखते हैं ना, विच इज़ देयर इन योर बुक, यू विल सी दैट हमारा जो मैक्सिमम जीडीपी मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो टेरिशरी से आता है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से हमें उतना नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग वर्क काम देखें ना तो मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, सम आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सम आर वर्किंग इन टेरिशरी इंडस्ट्री। अगर हमारा ये ग्राफ उल्टा हो जाए, हमारा टेरिशरी सेंटर ज़्यादा हो जाए,
तो इंडिया विल ऑल्सो बिकम वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लाइक यूएस, यूके, आप कोई भी बड़ी कंट्री का नाम लेते हो उनके जैसा हम बन जाएंगे. एंड बट नाउ हाउ इंडिया हैज कम अप, तो इंडिया के अंदर जो है देयर हैव बीन मेनी रेवोल्यूशंस. ग्रीन रेवोल्यूशन, white revolution, black revolution. Green revolution was increase in HYV seeds, increase in fertilizers, pesticides to increase the production of agriculture. White revolution is associated with milk, जो इंडिया के अंदर आज हमारे घरों में, सबके घरों में दूध आता है. And we all are using the pouches in our house. But how did it start? It goes long back. आपका जब मिल्क गुजरात जैसे जगहों पर बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन it was not available in other parts of India. कई जगहों पे क्या होता था, the women will be carrying the milk pots from one village to another. कभी कभी मिल्क खराब हो जाते थे, कभी कभी वो नीचे गिर जाते थे. एंड लेटर ऑन हमारे यहाँ पर देयर वाज अ रेवोल्यूशन बाय जे कुरियन, जिसको हम बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन. उन्होंने जो है एक आइडिया दिया दैट ऑल द फार्मर्स जिनके पास अपने कैटल हैं, दे कैन सेल देयर मिल्क टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उस मिल्क को अलग अलग तरीके से, मिल्क, कर्ड, चीज, मतलब उसे जो है इट विल सेल आउट इन डिफरेंट पार्ट्स. और इस तरीके से इंडिया का पहला वाइट रेवोल्यूशन से बना आपका आनंदा इंडस्ट्री, सॉरी, आनंदा मिल्क बन. कैसे, व्हाट वाज दैट? दैट इज आपका अमूल, जिसको आप लोग अमूल दूध बोलते हो. दिस इज एक्चुअली द वाइट रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से आपका जो है अमूल आया. अमूल इज अ नेम, बट ये आनंदा जो है वो जगह है जहां पर ये स्टार्ट हुआ. एंड इन दिस मैनर वाइट रेवोल्यूशन से आपका जो दूध या उससे रिलेटेड आइसक्रीम, चीज, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. देन केम आपका ब्लैक रेवोल्यूशन. ब्लैक रेवोल्यूशन जो है इट इज विद द व्हाट यू कॉल एज प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम. दिस हैज इंक्रीज, क्योंकि पेट्रोल अगर होगा इंडिया के अंदर तो इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज. ये जो चार चीज़ें थी, इससे हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें बहुत फ़र्क आया. ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर को जाता है, वाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क को जाता है, ब्लैक रेवोल्यूशन आपका पेट्रोलियम, बिकॉज इट वाज आल्सो डिराइव फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द नेचर, एंड ब्राउन रेवोल्यूशन फ्रॉम फॉर लेदर, कोको एंड ऑल. एंड इन दिस मैनर हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है दैट हैज इंक्रीज्ड. सेकेंडरी में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है इट इज कॉल्ड एज अ बैकबोन. बट स्टिल हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, मैक्सिमम पीपल, 60% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरिशरी सेक्टर देयर इज इन फैक्ट अ डिक्रीज. और पेपर में आपका एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट to improve the tertiary sector of our country. First. Second, there has been an increase in tertiary services for the past
100 years. ये क्वेश्चन है आपके, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द टेरिशरी सेक्टर्स फॉर द पास्ट 100 years, या व्हाई देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द टेरिशरी. तो मैंने आपको बताया कि टेरिशरी सेक्टर होता है जिसके अंदर आपका आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल्स, हेल्थ, लॉ, ये सब कुछ आपका जो है दैट कम्स अंडर एनीथिंग विच इज सर्विस. एंड फॉर द पास्ट 100 years इंडिया के अंदर जो है देयर हैज बीन इंक्रीज इन द इनकम. और बेटर इनकम होता है तो हमें चाहिए होता है बेटर फैसिलिटीज. वी वांट टूरिज्म, वी वांट रेस्टोरेंट्स, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू स्टडी इन गुड स्कूल्स, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू गो टू गुड हॉस्पिटल्स फॉर. तो इसी वजह से क्या है कि फॉर द पास्ट फ्यू years that is tertiary sector has grown more. क्योंकि अब हम लोग जो है ये सब हमारे लिए ज़रूरी है. मोबाइल हमारे लिए नाउ इट इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ आवर नीड. आज हम मोबाइल के बिना घर से बाहर नहीं जा सकते हैं. दैट हैज़ बिकम अ नीड. ड्यू टू पैंडेमिक इट हैज़ बिकम द नीड फॉर इवन द स्टूडेंट्स. देन वी डेफिनेटली एक कंट्री तभी अच्छा होता जब वो हॉस्पिटल्स हो. वी रिक्वायर मोर हॉस्पिटल्स, we require more good schools. Then अगर एग्रीकल्चर है तो उसको कहाँ रखोगे, सामान को कहाँ रखोगे. चलो ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया, आपके पास गेहूं आ गए, बट वेयर विल यू स्टोर. यू रिक्वायर स्टोरेज, यू रिक्वायर गुड ट्रांसपोर्टेशन. So that is why tertiary sector's importance has increased. Because MNCs have come. MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज. जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया में भी अपना सेटअप शुरू कर दिया. तो नाउ पीपल इनकम हैज राइज्ड. अब पीपल का इनकम राइज हुआ है तो दे ऑल्सो रिक्वायर मोर सर्विसेज. दे वॉन्ट टू गो आउट, दे वॉन्ट टू ट्रैवल, दे वॉन्ट टू शॉप, दे वॉन्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स. और ये सब मिलता है आपका टेरिशरी सर्विसेज से. देन फॉर द पास्ट फ्यू years information and technology has also improved. Today using www is not a, it's a kids play. आपके भी कितने सारे ब्रदर सिस्टर्स हैं जो 4th 5th में भी होंगे, उन्हें भी ऑपरेट करना आता है. एंड द रीजन इज नाउ वी आर मोर यूज्ड टू. और इसकी वजह से दिस इज अ 5 marker question that why has there been an increase in tertiary sectors for the past 100 years. This is a 5 marker question. And why government needs, government जो चीजें हमें देता है ना that is not chargeable, और अगर चार्ज करता है तो that is very less. Whereas अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसको हमें देगी तो इट विल चार्ज मोर. लाइक अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इफ यू आर गेटिंग ट्रीटमेंट तो इट इज फ्री, बट इफ यू आर गोइंग टू मैक्स इट इज पेड. तो द गवर्नमेंट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट इन टेरिशरी सेक्टर्स, क्योंकि होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये सब जो है दे शुड बी गिवन ऑन अ चीप रेट ताकि लोग उसे यूज कर सकें. दिस इज आपके 3 सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दे प्रोड्यूस. प्राइमरी यानी कि एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एनीथिंग विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर. सेकेंडरी, द things which we get from the nature is transformed into something else. And tertiary, the you can also call it as auxiliaries, helping hand. जो फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी है उसके लिए tertiary is a complementary.
अगर टेरिशरी सर्विसेज नहीं होंगे तो आपका एग्रीकल्चर दूसरी जगह तक जा नहीं पाएगा. सो दे ये जो तीनों है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, दे आर इंटरडिपेंडेंट. ये जो है तीनों इंटरडिपेंडेंट है. ये अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते. अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर किस चीज को बनाएगा? सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो टेरिशरी सेक्टर किस चीज को बेचेगा? दैट मीन्स 3 of them are dependent on each other. ये पेपर का 3 marker question है. This was the first portion, that is how do we classify sectors on the basis of, ये वाला ये जो आगे बता रही हूँ ना, इसको अच्छे से याद रखना, on the basis of goods and services they produce. सेकेंडली अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस. है यही सेक्टर्स, ये कोई अलग सेक्टर नहीं है. इसी प्राइमरी, इसी सेकेंडरी और इसी टर्शियरी को हम मतलब कि वी ऑल्सो कॉल इट एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड, दोनों एक ही है. वी कैन से डिसऑर्गेनाइज्ड, वी कैन से अनऑर्गेनाइज्ड. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मतलब जब लोग काम करते हैं तो ईदर दे वुड बी प्लेस्ड अंडर, यही जो हमने पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर है, तो प्राइमरी सेक्टर आपका और डिसऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है. टेरिशरी आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है. मैन्युफैक्चरिंग आपका दोनों के अंदर आता है, ऑर्गेनाइज भी है, डिसऑर्गेनाइज भी है. व्हाट इज दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अब आपको भी पता है व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड. मीन्स हर चीज बिल्कुल सही तरीके से रखना. ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कीपिंग एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस. सी योर रूम, इट इज डिसऑर्गेनाइज्ड, इधर उधर चीजें पड़ी हुई हैं. तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज जहां पर, यह आता आपका 3 marker क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन sectors on the basis of their working condition, और difference between organized and disorganized sector. दोनों मतलब की मीनिंग सेम है. Differentiate the sectors on the basis of their working condition or differentiate between organized and disorganized sector. And this is a 3 marker question. ये आपका जो है बोर्ड्स में 3 marker में आया हुआ है एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी दे आर ऑल बोर्ड रिलेटेड. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहां पर यू हैव टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब आप नौकरी करने जाते हो तो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम. लाइक यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू, you will be given an appointment letter कि Iona, you have been appointed as the manager of this company. आपकी जो सैलरी है वो ये रहेगी, आपके टर्म्स ऑफ कंडीशन ये रहेगा, आपका ऑफिस का टाइम ये रहेगा. मीन्स यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग इन राइटिंग. दे आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कोई ना कोई अथॉरिटी होती है जो इन सेक्टर्स के ऊपर नजर रखती है. दे हैव डिफरेंट लॉ, लेबर लॉ फॉर द लेबर्स, कंपनी लॉ फॉर द कंपनीज, मतलब इनके ऊपर अलग अलग लॉ होते हैं. वेजेस एक्ट, इनको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है. यहाँ पर आपका जो सर्विस होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि वो आपको ये नहीं बोल सकते ठीक है कल से काम मत दे हैव टू गिव यू अ प्रॉपर नोटिस पीरियड. अगर वो नौकरी से निकालते हैं तो भी उनको नोटिस पीरियड देना पड़ता है कि आपको 1 महीने का नोटिस हम दे रहे हैं, 2 महीने का नोटिस दे रहे हैं. द पीपल वर्किंग इन दिस sectors get many benefits.
अब ये क्या बेनिफिट्स है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एंड सैलरी, पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, इनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है फर्स्ट। सेकेंडली, मान लो आपकी सैलरी जो है इट इज 15,000, ये 15,000 आप घर नहीं ले जा रहे हो, इसमें आपको जो है यू विल बी गिवन सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, लाइक आपको जो है 5,000 जो है मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, आपको जो है उस कंपनी में जिस जगह पे आप काम करते हो वहाँ के लिए, उस सिटी के लिए आपको जो है कुछ चार्जेस मिलते हैं, यानी कि आपकी सैलरी हो गई 22,000। अब ये 22,000 आप घर नहीं ले जा सकते, इसमें से सम परसेंटेज, मतलब अराउंड 10% जो है काट लिया जाता है। ₹2,000 पर मंथ काट लिया जाता है। एंड देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन पीएफ, उसमें कम आपके जेब में से 2,000 रुपये और कंपनी 2,000 रुपये डालती है, यानी कि एवरी मंथ 4,000 रुपीज फ्रॉम योर सैलरी विल बी डिपॉजिटेड इन द पीएफ अकाउंट। और जब आप रिटायर होते हो या आप कंपनी छोड़ते हो तो ये पीएफ आपको ट्रांसफर हो जाता है। आप इसमें से कभी कभी यू कैन टेक द लोन ऑल्सो, एंड व्हेन यू रिटायर आपको ग्रेचुटी होता है एक लमसम अमाउंट, 10 लाख 20 लाख। देन इन सम कंपनीज टिल द पर्सन इज अलाइव उसको पेंशन मिलता है, गवर्नमेंट में मिलता है, नॉन गवर्नमेंट में नहीं मिलता। So you get all these benefits in an organized sector. Then अगर आप छुट्टी पर जाते हो तो आपको छुट्टी मिलती है, you get EL, you get CL, you get ML, earned leave, casual leave, medical leave. Casual मतलब जैसे अभी मैंने 2 दिन छुट्टी कर दी थी अचानक से। earned leave जैसे हमारे अगस्त के गए थे, 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए थे, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया कि मैम आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो फॉर दिस मच डे आई विल नॉट अटेंड द क्लास। तो अर्नड लीव होता है, मीन्स यू आर नॉट कट द सैलरी, नहीं कट होती। इफ अ पर्सन इज इल ही गेट्स अ सिक लीव या मेडिकल लीव, उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। whereas in a disorganized sector everything is opposite. There is no governing body, जिसका जैसा चलता है वो चला लेता है। The wages are not regular, they are paid daily. आज काम पर आए, आज आपको 100 रुपये मिलेंगे, कल आए कल मिलेगा, परसों नहीं आए नहीं मिलेगा। The service is not permanent, they can be taken out of their services any time, any movement, and they don't get any benefit. In India, when a lady is married, she gets a baby, तो उसको 3 months का maternity leaves मिलता है, बट इन disorganized sector ऐसा कुछ नहीं मिलता है। So that is the difference between organized and disorganized sectors. But for the past, और हमारे यहाँ पर क्या है, disorganized sectors बहुत ज़्यादा है, मतलब जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है ना, उनमें भी कई कंपनीज हमारे डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, मीन्स दे डोंट हैव अ रेगुलर इनकम, दे डोंट हैव द पीएफ, दे डोंट हैव द ग्रेचुटी, एलटीसी, कुछ भी नहीं मिलता है उनको। एंड दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द पीपल फेस द प्रॉब्लम्स। और अभी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द MSME एक्ट, जिसके अंदर उन्होंने डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को भी एक्ट के अंदर लेकर आए हैं, जिससे कोशिश किया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बिकॉज इन डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द एक्सप्लॉयटेशन इज मोर। कभी भी नौकरी से निकाल देंगे, गाली गलौज करेंगे,
दे डोंट गेट एनी बेनिफिट, दे डोंट गेट द रेगुलर सैलरी, किसी वजह से बीमार हो गए तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता. बट इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ कुछ नहीं मिलता. बट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर यू गेट ऑल दिस. एंड दैट इज वाई वी नीड टू ऑर्गेनाइज अवर सेक्टर्स मोर. हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं. यू गो टू वेलकम, वहाँ पर आपको हर घर के अंदर छोटे छोटे जो है, यू विल गेट शॉप्स, you will get factories, but then the people who are working in these factories are coming under disorganized sectors. So on the basis of the working condition we have organized and disorganized. अब disorganized sector का नुकसान क्या है? Unemployment, you have people who are working in disorganized, उनकी नौकरी चली जाती है. एंड जब नौकरी चली जाती है तो दे आर जॉबलेस. समटाइम्स यू मे थिंक, जैसे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपको लगेगा द पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड, बट एक्चुअली उस फील्ड में उतने लोगों की जरूरत नहीं होती जितना कि लोग काम कर रहे होते. उस फील्ड में सिर्फ 5 जनों की जरूरत होती है, बट वहां पर 15 लोग काम कर रहे होते हैं. द रेस्ट 10 आर unemployed because they don't have any employment. They may have lost their unemployment, and in some areas they are underpaid. उनको जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती. So disorganized sector होने की वजह से we also have other loss. नेक्स्ट इज आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसऑर्गेनाइज सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एंड लोगों को काम करने के लिए जो है कुछ लॉ बनाए हैं. एक मैंने आपको बताया दैट मेनी ऑफ द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर कमिंग अंडर MSME. MSME होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि इनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर लेकर आए हैं, जिससे कि जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, माइक्रो मतलब एक कमरे में उनका छोटा सा काम है, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, या फिर मीडियम है, बहुत बड़ा नहीं है, उनको भी दे शुड ऑल्सो गेट ऑल द बेनिफिट्स दैट द बेनिफिट्स आर गिवन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. एंड द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड द राइट टू वर्क, जिसके अंडर आपका जो है नरेगा आता है, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू implement नरेगा in more than 600 districts, जिसमें अंडर राइट टू वर्क, मतलब काम करने का उनके पास पूरा वर्क. इफ अ पर्सन इज स्किल्ड, इफ अ पर्सन इज हेल्दी, he or she should work. तो कुछ एरियाज में जहाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाती है, जैसे कि अभी अयोध्या में प्रोजेक्ट बन रहा है, कुछ जगहों पे बुलेट ट्रेन बन रहा है, कुछ जगहों पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पर 100 days की इनको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है. And if the government is not able to give the employment, then it gives a wage allowance. जो काम होता है that is within a radius of 15 kilometers, मतलब ये नहीं उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ता. And 1/3 of the jobs are also allocated for the women. And इस तरीके से the government is trying to improve the conditions of unorganized sectors. Last but not the least, on the basis of ownership, मतलब है वही सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इसको जो है अलग अलग से करते हैं. वो क्या है?
द सेम आर देयर, है वही प्राइमरी सेक्टर, है वही सेकेंडरी सेक्टर, है वही टेरिशरी सेक्टर, बट हु ओन्स इट? अगर आपकी अपनी जमीन है तो देन इट इज प्राइवेट। आपके पेपर में ये क्वेश्चन वैसा भी आ सकता है, सेल पब्लिक सेक्टर, रिलायंस प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज it is owned by Ambani and group of people. The sectors, the companies which are owned by government, which is for the welfare of the people, उनको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जैसे आपका सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसको ओन गवर्नमेंट करती है, और इसमें जो स्टील होता है वो सस्ता बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ऑल द मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑल ऑफ देम आर पब्लिक सेक्टर बिकॉज दे आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए उनको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। प्राइवेट सेक्टर्स होता है विच इज ओन्ड बाय वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आपका रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब ये सब वो है जिनको कोई प्राइवेट लोग रखते। दे ऑल्सो प्रोड्यूस द गुड्स, दे ऑल्सो प्रोड्यूस द सर्विसेज, बट दे डू इट फॉर प्रॉफिट। पब्लिक करता है फॉर वेलफेयर, प्राइवेट करता है फॉर प्रॉफिट। शुगर गवर्नमेंट भी बनाता है, शुगर प्राइवेट भी बनाता है। गवर्नमेंट वाला शुगर सस्ता होता है बिकॉज इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो प्राइवेट वाले होते हैं वो महंगा होता है बिकॉज दे आर फॉर द प्रॉफिट। इन सम एरियाज वी हैव जॉइंट वेंचर्स, मतलब पब्लिक और प्राइवेट मिलकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करती है। लाइक गुजरात में अभी एयरपोर्ट बना था, तो गवर्नमेंट ने पैसा लगाया और अदानी ग्रुप्स ने उसमें अपना लेबर, उसमें अपना टूल्स लगाया और उस एयरपोर्ट को तैयार किया। दैट इज जॉइंट वेंचर, जिसके अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट या दो प्राइवेट जो है वो मिलकर किसी काम को करते हैं। इट कैन बी पब्लिक एंड प्राइवेट और टू प्राइवेट पीपल टुगेदर, जॉइंट, मिलकर। कोऑपरेटिव सेक्टर्स, these are the sectors which are formed by voluntary people. हमारे यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, these are all under cooperative sectors. Means जितने भी फार्मर्स होते हैं, जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लोग मिल जाते हैं। जैसे समझ लीजिए हम सब मिल गए, मैंने स्टेप अप के नाम से एक कोऑपरेटिव बनाया कि मैं बुक्स दूंगी। नाउ टू बिकम द मेंबर, ईच वन ऑफ यू हैव टू गिव 1000 रुपीज। अब मेरे पास जो है, आई एम हैविंग 10 स्टूडेंट्स अभी फिलहाल के लिए, तो आई गॉट 10,000 रुपीज। नाउ व्हाट आई विल डू विद दिस 10,000 रुपीज? आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट। मैं 10,000 का बुक्स लाऊंगी, और जो जो बच्चे इस कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं, दे विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दोज बुक्स। मीन्स अगर आप बाहर से बुक को खरीदते हो 600 रुपये का, मैं एक साथ लाई, मैं 400 रुपये में लेकर आ गई, तो बट ओनली दोज पीपल विल बी गेटिंग द बेनिफिट, दोज हु आर द मेंबर ऑफ दिस कोऑपरेटिव। तो हमारे यहाँ पर मेनी इंडस्ट्रीज आर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर्स, जिसमें सबसे बड़े बड़े हैं आपके शुगर एंड जूट। ये मिलकर करते हैं, दे पूल अप देयर रिसोर्सेज, दे पूल अप देयर लेबर, और मिलकर बनाते हैं, एंड देन दे सेल इट आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। So on the basis of ownership, we have public sector, private sector, joint venture and cooperative sectors. So this is what we call as sectors of economy. And yes, as I said, there are many problems when we come into the organized or disorganized sector. Unemployment
इतना होने के बावजूद भी, मतलब वी आर हैविंग प्राइमरी, वी आर हैविंग सेकेंडरी, वी आर हैविंग tertiary sectors, we can classify the same sectors into what we call as public, private, joint venture and cooperative, or organized or disorganized. उसके बावजूद we all have a problem which we say unemployment. And आपके पेपर में difference between organized and disorganized के बाद how can the disorganized sectors be more effective? So the government can issue different law. अगर ये लोग लॉ को फॉलो करेंगे तो द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स विल आल्सो बी प्रॉफिटेड. एंड नेक्स्ट आपका आता है हाउ कैन वी जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. और उसके लिए हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विथ राइट टू वर्क. एंड राइट टू वर्क के अंडर आपका आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, which is 100 days guaranteed employment to people who register in the rural areas. It is not applicable in the urban areas. It is for the skilled or semi-skilled people in the rural areas जिन्होंने ग्राम सभा में अपना नाम जो है रजिस्टर कर रखा होता है. 1/3 of the jobs are allocated for the women and the jobs जो होते हैं वो 15 किलोमीटर्स के रेडियस में दिया जाता है. एंड इट इज एंश्योर्ड दैट अगर उनको जॉब नहीं मिलता तो देन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू पे द वेज अलाउंस. ये आपका 3 मार्कर या 5 मार्कर दोनों में आ सकता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नरेगा. एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट. बहुत सारे हैं. सबसे पहला टूरिज्म. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. आप जम्मू कश्मीर जाओ, डल लेक आपको दिखाई देगा, गुलमोहर पार्क दिखाई देगा वहाँ पर. इफ़ यू गो टू पंजाब इट हैज़ गॉट डिफरेंट एरियाज. इफ़ यू गो टू हिमाचल वहाँ पर तो आपके अलग अलग वैलीज हैं. कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, उत्तराखंड है. If you go to Rajasthan, it's a cultural place. If you go to Kerala, it's God's own country. And unfortunately, I have not gone till date, and I always plan and I don't go. But I have heard it is a beautiful country, and one must visit. If you go to Tamil Nadu, it is a temple town. तो हमारे यहाँ हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ अच्छा है. And if we promote tourism, according to the Planning Commission, अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो प्लानिंग कमीशन का अब जो है नया नाम है नीति आयोग. द प्लानिंग कमीशन इज नाउ नेम्ड एज नीति आयोग. आपकी बुक में भी दिया होगा. उसके अकॉर्डिंग 35 लाख जॉब्स हम लोग ले सकते हैं. क्योंकि उस एरिया को डेवलप करोगे तो आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. उस एरिया को डेवलप करोगे तो आपको होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी. होटल आएगा तो आपको वेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुक्स की ज़रूरत पड़ेगी. दैट मीन्स थ्रू टूरिज्म देन हम मॉन्यूमेंट्स को देखने जाएंगे तो उसके लिए हम पैसा देंगे तो उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा और वहाँ लोग भी आएंगे. वी कैन जनरेट द मनी एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड इज एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स. अगर हम हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, एक स्कूल से कितने लोग आते हैं. एक स्कूल आएगा, स्कूल की बिल्डिंग बनेगी. स्कूल की बिल्डिंग बनेगी तो लोग मेजन्स काम करेंगे. स्कूल तैयार होगा, प्रिंसिपल आएगा, वाइस प्रिंसिपल आएंगे, टीचर्स आएंगे, पीएन्स आएंगे, आंटियाँ आएंगी. यानी कि इट इज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल टुगेदर. हेल्थ सेम. हॉस्पिटल बनेगा, मेजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी. हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कंपाउंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नर्स की ज़रूरत पड़ेगी. यानी कि यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी. सो इफ द गवर्नमेंट इज इम्प्रूविंग दीज सेक्टर्स बिसाइड्स RTI, मतलब बिसाइड्स नरेगा, देन डेफिनेटली हमारा जो एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो GDP है, दैट वुड इंक्रीज. So that is
the summary of the chapter, that is sectors of Indian economy. In the chapter, you will be reading about the different sectors on the basis of the goods or services they provide. Then what is GDP? What is final goods? Why do we take final goods, not the intermediary? जैसे मैंने अभी आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया, हम जो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाने के बाद जो पैसा आता उसको हम कैलकुलेट करते हैं. अगर हम कहें कि गेहूं बेचा था, गेहूं का भी पैसा लगा लो, अब गेहूं बेचकर वो आटा बना, फिर आटा इंसान के पास गया है, तो अगर हम गेहूं का, आटे का, सबका पैसा लगाएंगे तो दैट विल बी डबल, उतनी इनकम नहीं होती है. द फाइनल इज विच इज सोल्ड टू द कंज्यूमर. Then on the basis of working condition, organized and disorganized sectors. Then what are, मतलब कि difference between organized and disorganized आपका आता है. Then on the basis of ownership, public, private, joint venture and cooperatives. Then how can, मतलब जो आपके demerits है, disguise unemployment, under unemployment, that. Then what are the different ways that we can generate income, employment? Tourism, health, education, right to work के अंडर नरेगा, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन बड़ा ही रिपीटेड है, why is नरेगा also called as right to work? Why is नरेगा also called as right to work? Because that under that right constitute हमारा जो हमें जो constitutional right मिला है, the government is supposed to give us employment if we are not getting it somewhere else. तो right to work आपका. Then how disguise जो मतलब कि organize है, उनको कैसे हम लोग help कर सकते हैं? The government can make laws. बनाया है government ने, because in the organized sector you have the company law, establishment law, wage law, salary law, मतलब आपके पास अलग अलग होते हैं. The people are given pension, gratuity, provident fund, that is PF, LTC, यानी कि घूमने जाते हो, they are paid leaves, whereas in the disorganized sector nothing is there. So we need to improve our disorganized sector, जिससे लोगों को benefits भी मिले, they are getting a regular income, क्योंकि regular income होगी तो हमारा status बढ़ता है, हमारा status बढ़ता है तो country का development अपने आप ही बढ़ जाता है. So that is sectors of Indian economy. In the next class, we will be starting the same chapter with NCERT, but it will take 2 classes to complete this chapter since it's a long chapter, right?